नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। लग रहा है अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अच्छे दिन पूरी तरीके से बीत गए हैं। यही वजह है एक के बाद एक मुसीबतें उनके सामने आकर खड़ी हो रही है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि इसका हल वो क्या निकालें। अमित शाह के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दिए गए अपमानजनक टिप्पणी के बाद तो ऐसा लग रहा है कि मुसीबतों का अंबार सा टूट पड़ा है। वो एनडीए के नेता जो अमित शाह के सामने जी हुजूरी करते हुए नजर आते थे, नरेंद्र मोदी के सामने जी हुजूरी करते हुए नजर आते थे, या भारतीय जनता पार्टी के सामने उनकी उस तरह से नहीं चलती थी और जो बीजेपी कहे वो करते हुए नजर आते थे, अब वो आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसकी वानगी हमने कल हुई मीटिंग में देख ली, जो जेपी नड्डा के घर पर हुई थी, जहां पर एनडीए घटक दल के तमाम नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन ना तो वहां पर नीतीश कुमार पहुंचे, ना ही वहां पर एकनाथ शिंदे पहुंचे, और भी कई बड़े नेता वहां पर नहीं मौजूद रहे। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी ताकि अमित शाह को इस मुसीबत से निकाला जा सके जिसमें वो पूरी तरीके से घिर गए हैं। ये बताया जाए कि एनडीए एकजुट है और अमित शाह को लेकर एक तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। अमित शाह रिक्वेस्ट करते हुए नजर आए, जो मीटिंग कल हुई उसमें एनडीए के घटक दलों के साथ, और ये उनसे कहा गया कि वो ये कहें कि उनके बयान को काट छांट कर पेश किया जा रहा है, ये उनके खिलाफ साजिश है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है और ये कांग्रेस और विपक्षी दल उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन अगर ये बात जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं, अगर वाकई में उनको कन्विंसिंग लगी होती या उनको लगता कि उनको उस तरह का राजनीतिक नुकसान नहीं होगा, तो इसके बाद एक प्रेस ब्रीफ हो सकती थी जिसमें तमाम नेता शामिल हो सकते थे, जिसमें जेपी नड्डा होते, अमित शाह होते, नायडू होते, और भी घटक दल के नेता नीतीश कुमार भी हो सकते थे और उनके साथ खड़े होते और अमित शाह के साथ खड़े नजर आते। लेकिन आपने देखा कि उसमें कोई भी नजर नहीं आया इस तरह से, और एक तरह से ये मीटिंग जिस मकसद के लिए बुलाई गई थी वो पूरे तरीके से नाकामयाब ही साबित हुई। कल अटल जी का 100वां जन्मदिन था और इसको पूरे देश भर में बीजेपी ने मनाया, लेकिन इस जन्मदिन के साथ साथ बीजेपी के लिए मुसीबतें भी बहुत आई। विजय कुमार सिन्हा, जो कि डिप्टी सीएम हैं बिहार के, उन्होंने ये कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को तब होगी जब अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाएगी। सीधे तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये अंदर की जो ख्वाहिश थी, जो बीजेपी की ख्वाहिश थी, उसको एक तरह से उन्होंने खोलकर रख दिया। हालांकि आनन फानन में उन्हें अपना बयान जरूर वापस लेना पड़ा, लेकिन ये मंशा खुलकर सामने आ गई कि विजय कुमार सिन्हा ने जो कहा उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा होगा। वो कोई ऐसे छुटभैये नेता नहीं है, बल्कि डिप्टी सीएम है बिहार के। खबर तो ये भी है कि नीतीश कुमार ने जो एक चुप्पी साधी हुई है, जो एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, उसके पीछे की भी एक बड़ी कहानी है। अभी हमने नीतीश कुमार को देखा कि जो वो प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, वहां वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र के सामने वो हाथ जोड़ते हुए, नमन करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और इससे भी ये साफ हो जाता है कि इससे भी वो एक मैसेज दे रहे हैं कि जो अमित शाह ने आपत्तिजनक, अपमानजनक जो टिप्पणी की है, उससे वो पूरी तरीके से किनारा किए हुए हैं और उसके साथ वो किसी भी कीमत पर नहीं खड़े हैं, क्योंकि 2025 में बिहार का चुनाव है। नीतीश कुमार को साफ तौर पर पता है कि ये उनकी आखिरी पारी है और वो इसको फुल स्विंग में खेलना चाहते हैं। और लगातार जेडीयू के नेताओं की तरफ से, जेडीयू की तरफ से जो पोस्टर्स रिलीज किए जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि 2025 में अगर कोई एक चेहरा है जो सीएम बनेगा बिहार का, अगर एनडीए की सरकार बनती है, तो वो नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार पूरा असर्ट अपने आप को कर रहे हैं, पूरी फुल बार्गेनिंग में हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि सबसे ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो बनना चाहते हैं, और बीजेपी भी यही चाहती है। महाराष्ट्र में उसने यही किया और यही खेल वो बिहार में दोहराना चाहती है, लेकिन बिहार में वो महाराष्ट्र वाला खेल नहीं कर पाएगी, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसीलिए गिरिराज सिंह चाहे भारत रत्न देने की बात कर रहे हो नीतीश कुमार को, या फिर और तमाम नेता जो हैं वो लगातार ये बयान दे रहे हो कि आनन फानन में मीटिंग करके ये कहना पड़ रहा हो कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। और अब खबर ये भी है,
और ये आप जो मोदी के फेवरेट चैनल्स यानी कि जिनको आप गुलाम मीडिया किसी भी नाम से आप पुकारें, उन सब की तमाम वेबसाइट पर जाकर आप इस खबर को देख लीजिए, जिसमें ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की गुपचुप कोई मीटिंग भी हुई है। और माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव के तेवर भी थोड़े नरम नजर आ रहे हैं। हालांकि वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरी की पूरी पार्टी को नीतीश कुमार की कैप्चर कर लिया है बीजेपी ने, और दिल्ली से ये सरकार चल रही है। 4 ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, जो 2 दिल्ली में हैं और 2 बिहार में हैं, ये उन्होंने कहा है। इसके साथ ही आरजेडी की तरफ से उनको ऑफर भी दे दिया गया है नीतीश कुमार को, और ये कहा गया है कि नीतीश कुमार का स्वागत है, वेलकम है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो आरजेडी को इसमें किसी भी तरह का कोई ऐतराज नहीं है, ये कहा गया खुद आरजेडी के विधायक की तरफ से। और जेडीयू की तरफ से जो विजय कुमार सिन्हा ने बयान दिया, उसकी लेकर आलोचना की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि विजय कुमार सिन्हा पर कार्रवाई की जाए। अगर कोई भी नीतीश के अलावा ये कहता है कि सीएम कोई और बनेगा या बीजेपी का बनेगा, तो वो दरअसल बेईमानी कर रहा है नीतीश के साथ और इस पूरे गठबंधन के साथ, ये जेडीयू की तरफ से कहा गया है। तो पूरे एनडीए के तेवर मई नीतीश कुमार के सख्त हो गए हैं, और वो साफ तौर पर न सिर्फ बार्गेनिंग में है, न सिर्फ असर्ट कर रहे हैं, बल्कि उस तरह से तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर अमित शाह का बयान, 2 बयान अमित शाह के, एक जो उन्होंने संसद में दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, और दूसरा एक निजी चैनल के कार्यक्रम में जो उन्होंने दिया, जहां उन्होंने कहा कि बिहार का चेहरा कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। इससे जो पूरा का पूरा बाजार गर्म हो गया है कयासों का कि क्या महाराष्ट्र जैसा खेल बिहार में होने जा रहा है, क्या सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़कर वहां पर नीतीश का पत्ता साफ करना चाहती है। लेकिन इतना आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि केंद्र में जितनी राज्य में जरूरत है उससे कहीं ज्यादा केंद्र में नीतीश कुमार की जरूरत है। 12 सांसद है नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार को भी ये पता है कि उनके बगैर किसी भी तरीके से सरकार नहीं चलेगी अनटिल अनलेस उनकी पार्टी को तोड़ दिया जाए। और ये भी नीतीश कुमार को पता है कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। यही वजह है कि उन्होंने अपने तमाम घोड़े खोल दिए हैं, और वो हर तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से क्या उनका राजनीतिक फायदा होगा, क्योंकि बिहार उनके लिए केंद्र से ज्यादा महत्वपूर्ण है। केंद्र में तो उन्होंने साथ दे ही रखा है बीजेपी का, एनडीए में वो शामिल है, लेकिन उनके लिए उनका राज्य बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग ये उनकी आखिरी पारी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि जिस तरह से अंबेडकर के मुद्दे पर पूरी तरीके से अमित शाह घिरे हुए हैं, मोदी भी उनको बचाने में नाकामयाब ही साबित हो रहे हैं। क्योंकि कल जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में नरेंद्र मोदी नहीं थे। नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 6 ट्वीट तो किए, लेकिन उसके बाद किसी तरह का कोई बयान अमित शाह को लेकर, उनके बचाव में लेकर, या बीजेपी ने जो कोशिशें की वो पूरी तरीके से ध्वस्त ही साबित हो रही हैं। और इसमें लगातार कांग्रेस कामयाब हो रही है अमित शाह को पूरी तरीके से घेरने में, क्योंकि उन्होंने बयान ही ऐसा दिया है। और यही वजह है, मैं आपको ये बताऊं कि आज 39वें अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, उसमें कांग्रेस का जो 39वां अधिवेशन हुआ था उसके 100 साल पूरे हुए, जिसकी अध्यक्षता बापू ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। और 2 दिन का यह अधिवेशन बेलगावी में कर्नाटका के कांग्रेस बहुत धूमधाम से यहाँ पर मना रही है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संदेश, महात्मा गांधी का संदेश, विचारों की जो पूरी की पूरी लड़ाई है उसको वो और ज्यादा मजबूत करना चाहती है। चुनावी धांधली, ईवीएम, इस सब को लेकर भी वहां पर कई प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। और आज जब हम ये बात कर रहे हैं, जब गांधी के विचारों की बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस ये बात कर रही है, जब देश में लड़ाई छिड़ी हुई है विचारों की कि कौन सा विचार है जो इस देश में पनपेगा, इस देश को आगे लेकर जाएगा, जो अब तक इस मिट्टी में पनपता रहा। आप वो देखिए कि पटना में एक कार्यक्रम होता है अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर, और उस कार्यक्रम में लोक गायिका देवी वहां पर रघुपति राघव राजा राम ये गाती हैं। तो वहां पर जो बीजेपी के मंत्री, नेता सब मौजूद थे, वो वहां पर ऐतराज करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जिसके बाद उस लोक गायिका को माफी मांगनी पड़ती है और फिर स्टेज से जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने ट्वीट भी किया है, और कांग्रेस ने ट्वीट करके ये कहा है कि जो हम कहते थे देखिए वही हो रहा है, ये गांधी को मानने वाले नहीं बल्कि गोडसे को मानने वाले हैं। ये कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है। टीम से कहूंगी अगर चाहे तो वो उस ट्वीट को वो दिखा सकते हैं जो कांग्रेस की तरफ से किया गया है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि ये लड़ाई जो है
वो सीधे तौर पर विचारों की लड़ाई है और किस तरह से लोक गायिका को माफी मांगने पर मजबूर किया जा रहा है। और ये पटना की घटना है, क्योंकि बात हम बिहार और देश की राजनीति की कर रहे हैं तो ये बताना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि यही तमाम चीजें हैं जो घटक दल हैं एनडीए के, उनको असहज कर रही हैं। अमित शाह का बयान और इस तरह की राजनीति, खासतौर पर वो चेहरे जो एनडीए में शामिल हैं, जो उदारवादी माने जाते हैं, यानी कि जिनको तमाम जातियों का, धर्मों का वोट मिलता है, वो किसी कीमत पर भी नहीं चाहते हैं कि बीजेपी की अंबेडकर के खिलाफ जिस तरह का उन्होंने बयान दिया आपत्तिजनक, महात्मा गांधी को लेकर जो उनके विचार हैं, जो अभी सामने निकल कर आए हैं, जो आप ये ट्वीट देख रहे हैं, बाकायदा तौर पर इसका वीडियो भी है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर उनको स्टेज पर लोक गायिका को रोका जा रहा है और माफी मंगवाई जा रही है, वो सब भी हम देख रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों के लिए आइए। मेरे साथ फिलहाल आनंद कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बिहार और देश की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते परखते हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत आपका। और अब से कुछ ही देर में दो और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। आनंद जी, बिहार में जो ये हलचल हो रही है, बिहार से तो शुरू हुई है, लेकिन ये देश भर में अब इसको लेकर सवाल उठ रहा है। जो मोदी जी के फेवरेट चैनल्स हैं, वो सब भी सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं? क्या 25 से पहले कोई बड़ा खेल हो सकता है? क्या एनडीए में दरार पड़ सकती है या पड़ चुकी है? आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? देखिए बुशरा जी, ठंड में सरगर्मी बिहार में चाहे जितनी ज्यादा हो, लेकिन मुझे अभी नहीं लगता कि तुरंत कुछ होने जा रहा है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप महाराष्ट्र की बात कर रही थी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे इसके पहले, लेकिन बीजेपी के पास देवेंद्र फडणवीस के रूप में एक बड़ा चेहरा था। बिहार में चेहरा है बीजेपी के पास। ले देकर एक सुशील मोदी हुआ करते थे, वो अब रहे नहीं। तो बिहार बीजेपी के पास कोई चेहरा ही वैसा नहीं है जिसको लेकर वो आगे बढ़े। दूसरा, नीतीश कुमार का कोई विकल्प भी एनडीए के पास नहीं है। तो नीतीश कुमार उनके सामने एक ऐसा विकल्प है जिससे उनको अगर मुक्ति पानी है तो कोई बड़ा विकल्प खड़ा करना होगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस स्थिति में नहीं है। लेकिन बीजेपी की एक खासियत है कि वो जिसके कंधे पर सवार होकर आती है, जिसका सहारा लेकर आती है, फिर बाद में उसके सिर पर चढ़ जाती है और उसको खा जाती है। हमने उड़ीसा में यही हाल नवीन पटनायक के साथ होते हुए देखा है। नवीन पटनायक लंबे समय से 10 साल तक उन्होंने बीजेपी से दोस्ती निभाई, उसके पहले से निभाते आ रहे थे, और धीरे धीरे उनका वो जो सॉफ्ट स्टैंड था बीजेपी को लेकर, वो ना इंडिया अलायंस की तरफ मुखर थे, थोड़ा उनका एनडीए की तरफ झुकाव था, और माना जाता था कि केंद्र में जिसकी सरकार रहती है नवीन पटनायक उसके साथ रहते हैं। लेकिन 10 साल में जब मोदी की सरकार थी और वो उनका स्टैंड जो था, उसको देखिए, नवीन पटनायक का खात्मा हो गया, बीजेपी ने उड़ीसा जैसे राज्य में टेक ओवर कर लिया। तो ये खतरा बिहार में भी है। बिहार में बीजेपी चाहती है कि किसी तरह से नीतीश कुमार को हम पीछे करके और सत्ता ले लें, और समय समय पर बयानों में ये दिखता है। लेकिन दिक्कत है कि बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है, और नीतीश कुमार के साथ भी यही स्थिति है। उनके पास भी भाजपा का कोई विकल्प नहीं है। अगर वो जाएंगे, अगर आरजेडी से हाथ मिलाएंगे, तो क्या तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? हालांकि पिछली सरकार में उन्होंने ये बात कही थी कि हम तेजस्वी को कमान सौंप देंगे, लेकिन अभी की स्थिति में क्या वो तेजस्वी के नेतृत्व में काम करना चाहेंगे? दूसरा कि नीतीश कुमार के सामने अब बहुत बड़ा करियर, लंबा करियर नहीं बचा है। तो अगर वो आरजेडी के साथ जाते हैं और सफलता उनको उस हिसाब से नहीं मिलती है, तो उनका रिटायरमेंट प्लान क्या होगा? क्योंकि अगले 4 साल, 4.5 साल तो बीजेपी की सरकार केंद्र में रहने वाली है। दूसरा, पार्टी में टूट का खतरा पैदा हो जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, और नीतीश कुमार खुद राजनीति के एक बड़े खिलाड़ी हैं, और बिहार में उनका एक अपना जनाधार है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। जो उनका अति पिछड़ा और मुस्लिम का जो जनाधार उनके साथ है, खास करके उसके बाद जो शराबबंदी और दूसरे फैसलों के बाद महिलाओं का एक बड़ा समर्थक उनके प्रति तैयार हो गया, समर्थन वर्ग। उन सबको देखते हुए भाजपा अभी तत्काल न तो नीतीश कुमार से डायरेक्ट पंगा लेने की स्थिति में है, और न नीतीश कुमार बीजेपी से सीधा कोई ऐसा कड़ा कदम उठाने के फेर में, जिससे दोनों पक्षों को कोलैटरल डैमेज की स्थिति हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ होगा। चुनाव तक दबावों का दौर चलेगा। सीट शेयरिंग को लेकर ये दबाव बनाया जा सकता है, किसको ज्यादा मिले, किसको कम मिले। नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि 2020 में चिराग पासवान को खड़ा करके उनके साथ क्या किया गया था, 43 सीटों पर आ गए थे। वही स्थिति कमोबेश अब जन सुराज पार्टी कर रही है, प्रशांत किशोर की पार्टी कर रही है, जिस पर ये
जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, उसको फायदा पहुंचाने के लिए। तो बिहार में बहुत सारी चीजें अभी ऐसी चल रही हैं, लेकिन तुरंत कुछ हो जाएगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो रहा है। जी। लेकिन क्या नीतीश कुमार, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है उनको पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुसलमान भी कुछ हद तक, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पूरे तौर पर उनको वोट करते हैं, और महिलाओं का भी एक वोट बैंक उनके पास है, लेकिन अमित शाह के इस बयान के बाद और जो एक तरह से विपक्ष ने जंग छेड़ी हुई है, विचारों की जो एक लड़ाई की पूरी बात कही जा रही है, उसमें आपको नहीं लगता कि बहुत असहज होंगे अगर आरजेडी इंडिया गठबंधन बिहार में भी इस पूरे मामले को उतने ही जोर शोर से उठाए जितना पूरे देश में वो उठा रहे हैं? तो आपको नहीं लगता नीतीश कुमार फिर असहज हो जाएंगे, क्योंकि इस पूरे बयान के बाद वो खामोश हैं? जो कोशिश की गई कल मीटिंग बुलाकर कि एक तरह से अमित शाह के फेवर में घटक दलों को खड़ा किया जा सके, वो भी नाकाम ही साबित हुई। देखिए, नीतीश कुमार वैसे नेता नहीं है जिन पर आप दबाव डालकर कोई काम करा लेंगे। उनकी अपनी आइडियोलॉजी है और वो अपनी नाराजगी को जानते हैं कि किस तरह से दिखाया जाए, चाहे वो इशारों में हो, संकेतों में हो या साफ बोलकर हो। चूंकि वो एनडीए के खेमे में है तो साफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपनी नाराजगी को या अपनी असहमति को वो जरूर जता रहे हैं और उन्होंने कल की बैठक में नहीं जाकर भी ये संकेत दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पाला बदल लेंगे, क्योंकि एक उनकी छवि की भी बात है। उन्होंने 1 साल पहले पाला बदला है और ये कहकर बदला है कि अब ये उनका आखिरी है, अब वो एनडीए के साथ रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ अब समस्या क्या है कि अमित शाह एक बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। उन एक समय था जो किसी चीज को छू देते थे तो सोना बन जाता था। वो जो काम करते थे वो सफल हो जाता था और अपने आप उन्होंने चाणक्य की उपाधि ले ली थी या उनके समर्थकों ने उनको दे दी थी। लेकिन अब चाणक्य जी का जो कदम है या जो उनके वचन है, जो बोली है, वो अब खिलाफ, हमने देखा कि 1 हफ्ते के अंदर 2 बार उनके अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर हंगामा अभी तक जारी है। और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने एक चैनल के कॉन्क्लेव में जो बयान दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं असहज कर लिया है। तो नीतीश कुमार के लिए भी एक मौका है कि जब देश में एक माहौल बीजेपी के खिलाफ कम से कम विचारों के मामले में बन रहा है, अमित शाह को लेकर, अब भारतीय जनता पार्टी में भी वो स्थिति नहीं रही जो पहले हुआ करती थी कि अमित शाह का ही बोला हुआ, जो उनके मुख से निकला हुआ वाक्य था, वो कानून हो जाता था। अब बीजेपी के अंदर भी उनको लेकर असहमतियों का दौर शुरू हो गया है। तो नीतीश कुमार इसको एक मौके की तरह भी देख रहे होंगे, क्योंकि दोनों के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। तो नीतीश कुमार इस मौके को भुनाने की भी कोशिश कर सकते हैं और बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जहां उनको ये लेकर अमित शाह ने जो बात कही थी कि संसदीय बोर्ड फैसला करेगा। हालांकि बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने तो उसको ढकने तोपने की कोशिश की, लेकिन उनकी कितनी अहमियत है, क्या असर है, हम लोग जानते हैं। तो नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि इस मौके का फायदा उठाया जाए और कम से कम बीजेपी के लीडरशिप से ये कहलवाया जाए कि बिहार का नेतृत्व है चुनाव में वो नीतीश कुमार ही करेंगे। तो मुझे तो अभी तक जो समझ में आ रहा है वो यही है। जी बिल्कुल। राकेश जी भी जुड़ गए हैं, राकेश अचल जी, सीनियर जर्नलिस्ट। राकेश जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। राकेश जी, आपको ये क्या लग रहा है कि अमित शाह का दिया गया बयान, कल की मीटिंग और नीतीश कुमार की चुप्पी और उसके बाद विजय कुमार सिन्हा का बयान, जहां वो कह रहे हैं कि भाई सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी जब बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी, ये क्या किस तरफ आपको इशारा कर रहा है? क्या एनडीए में किसी दरार की तरफ इशारा कर रहा है? क्या अमित शाह के बयान से इतना इस तरह का डेंट पड़ गया है और जिस तरह से विपक्ष इस पूरे मामले को उठा रहा है कि अब इसको छिपाना मुश्किल हो रहा है, और खासतौर पर वो दल जो उदारवादी हैं थोड़े, फिर भी वो एनडीए का हिस्सा हैं, जिनको तमाम धर्म के लोग या फिर जातियों के लोग वोट करते हैं, वो तो खासतौर पर बहुत असहज होंगे। तो क्या आपको लग रहा है अमित शाह पूरी तरीके से घिर गए, उसका नुकसान राजनीतिक होगा? मोदी जी भी उस तरह से बचा नहीं पा रहे हैं, कोशिशें की लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। धन्यवाद मिश्रा जी। देखिए, आनंद जी ने अभी बहुत विस्तार से बात कही है, मैं उससे काफी हद तक इत्तेफाक भी रखता हूँ। लेकिन जहां तक सवाल है नीतीश कुमार जी का, तो बहुत पूरा देश उनको अच्छी तरह से जानता है कि वो जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर नहीं है। ये बात अलग है कि वो 2-3 बार सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री के चरणों में अपना सिर रख चुके हैं, चरण बंदन कर चुके हैं, तो लोगों को लगता है कि उन्होंने कहा था कि ये आखिरी उनका दल बदल है, तो उस पर वो टिके रहेंगे। लेकिन जितना मैं नीतीश जी को जानता हूँ, मेरे भी नीतीश जी से कोई 3 दशक पुराने संपर्क हैं, तो मुझे लगता है कि वो कभी भी कोई भी फैसला अपना जो पहले का फैसला है वो बदल सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है आनंद जी की, सही है कि वो दबाव में काम नहीं करेंगे
वो भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें प्रेशराइज करेगी कि वो उनकी सारी शर्तें मांग के राजनीति बिहार में करे, तो ये मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अब नीतीश जी उस चौराहे पर आकर खड़े हो गए हैं जहां उनके एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं तो उनका नुकसान है, और नहीं छोड़ते हैं तो नुकसान है ही, क्योंकि उनका जो अपना धरातल है बिहार में, वो एक उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन का रहा है। और इसी बिना पर वो, आप देखिए, उनका नाम कई बार प्रधानमंत्री के रूप में भी गठबंधन की राजनीति में चला, और जिस एन मौके पर उन्होंने इंडिया गठबंधन को छोड़ा था, तब भी वो असहमति के साथ वहां से निकले थे। तो ये असहमतियां बिहार चुनाव में आप देखेंगे, जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, ठीक महाराष्ट्र पैटर्न पर वहां राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह ने महाराष्ट्र में भी एक रात चलो का नारा दिया था। उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व को चुनाव के बीच में ही खारिज कर दिया था। उन्होंने पार्टी की बैठक में कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपनी दम पर सरकार बनानी है, गठबंधन धर्म को निभाएंगे, लेकिन नेता उनका होगा। वो यही बिहार में भी चाहते हैं। बिहार में उनकी भूख जो सत्ता की है, अकेले सत्ता हासिल करने की, वो 2-2.5 दशक पुरानी है। संयोग से जब भी वो सत्ता में आए तो किसी न किसी के साथ उन्हें आना पड़ा। अब जैसा आनंद जी ने कहा कि तो सुशील मोदी भी नहीं है, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा संकट नेतृत्व है, लेकिन वो गोबर को भी गणेश बनाने में दक्ष है। राजस्थान का उदाहरण हमारे सामने है, बिहार, हमारे छत्तीसगढ़ का उदाहरण हमारे सामने है, मध्य प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने है, जहां कई बार पहली बार के विधायक को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ये जोखिम लेगी, और निश्चित तौर पर वो नीतीश जी को इतना मजबूर करेगी कि या तो नीतीश जी उनके शरणागत पूरी तरह से हो जाए, तो या फिर दल छोड़कर चले जाएं, और भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर चुनाव लड़े, सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी का एक ही सपना है बिहार जीतने का। वो इसलिए है कि जो बिहार की राजनीति पूरे देश की राजनीति को अलग ढंग से दिशा देती रही है, अभी से नहीं, दशकों से। और वहां एक से बढ़कर एक कर्पूरी ठाकुर साहब का नाम हम ले सकते हैं। जमीन से जुड़े नेता राजनीति को दिशा देते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दरार तो पहले से है एनडीए में, दरार तो केवल बिहार में नहीं, हर राज्य में है। उनके जितने सहयोगी हैं, वो बिहार की राजनीति को अगर आप मद्देनजर रखकर देखें, तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही भस्मासुर का हो गया है। वो जिसके सिर पर हाथ रखती है उसको ही भस्म कर देती है। पंजाब में अकाली दल को खा गई, और आपने देखा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की क्या हालत हुई, दरोगा से दीवान बना दिए गए, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए। बिहार में भी वो एन केन प्रकारेण नीतीश जी को उस स्थिति में लाकर खड़ा करनी चाहती है, जहां या तो वो पूरा आत्मसमर्पण कर दें, और या फिर वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चले जाएं, ताकि भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से बिहार में चुनाव लड़े। उसमें चाहे वो चिराग पासवान को जिंदा कर दे, चाहे जीतन मांझी को जिंदा कर, जिस पे वो चाहे हाथ रखते उसको वो अपना देवता बना सकती है बिहार के लिए। तो दरारें हैं, और ये दरारें स्पष्ट रूप से तब खुलकर नजर आएंगी जब सीटों का बंटवारा होगा। अम्बेडकर का विवाद हो या दूसरे विवाद हो, इनको लेकर के नीतीश बाबू इतनी जल्दी फैसला लेने वाले नहीं हैं। अभी 2 दिन पहले ही उनकी पार्टी के एक बड़े नेता हैं त्यागी साहब, उनसे मेरी ग्वालियर में बात हो रही थी, तो वो भी दुखी दिख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने में असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन उनका भी ये कहना था कि अभी हम भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे नहीं, लेकिन छोड़ दें इसकी भी कोई गारंटी उन्होंने नहीं दी। जी जी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है फिर राकेश जी की जो आप कह रहे हैं कि जो घटक दल हैं वो असहज नजर आ रहे हैं। बहुत सारे अभी जगहों पर चुनाव, दिल्ली का चुनाव है, उसके बाद बिहार में होने हैं, और इस देश में तो हर कुछ दिन के बाद हम कहीं ना कहीं चुनाव देखते हैं। और अब जिस तरह की राजनीति है, जाहिर सी बात है बहुत सारे राज्य हैं जहां अकेले दम पर सरकार बीजेपी नहीं बना सकती है, और अब तो केंद्र में भी बैसाखियों पर टिकी हुई उसकी सरकार है। तो ऐसे में जो दल साथ तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जमीनी तौर पर अगर वो साथ ना दें, जैसे कि अमित शाह बिल्कुल अलग थलग खड़े नजर आते हैं, तो फिर आपको लगता है कि क्या एक चिंगारी भी काफी होगी? अगर लगता है कि इंडिया गठबंधन वाकई इस स्थिति में आ जाए कि ये केंद्र में कुछ खेल हो जाए, तो क्या आपको लगता है उधर बाजी पलट सकती है? देखिए बुशरा जी, भारतीय जनता पार्टी का जब से जन्म हुआ है तब से हम लोग उसको काम करते देख रहे हैं,
वो किसी भी हद तक जाकर के कुछ भी दांव पर लगा करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की आदी रही है। भले ही वो कामयाब हुई नहीं हुई, उसको कामयाबी हासिल करने में बहुत दिन लगे। दिल्ली की सत्ता अटल जी के टाइम में जब आई 13 दिन, 13 महीने और पूरे 5 साल, लेकिन उसकी लड़ाई और उसके दांव पेच में कोई अंतर नहीं आया है। वो उसका जो एजेंडा है वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें उसने कोई समझौता नहीं किया। अम्बेडकर के बारे में अगर अमित शाह ने कुछ कहा है तो आप ये मानकर मत चलिए कि ये अमित शाह की अपनी बोली है। इसके पीछे पूरा पूरा संघ परिवार है। संघ परिवार की सहमति के बिना अमित शाह में आज भी इतनी हिम्मत नहीं है, भले ही वो चाणक्य कहे जाते हों, कि वो ऐसी बिंदु पर दुखती रख पर हाथ रख दें जिससे कि वो पूरी पार्टी का राजनीतिक भविष्य गड़बड़ हो जाए। तो ये उनकी सोची हुई रणनीति है। वो डिवाइड एंड रूल वाला मामला है। वो अम्बेडकर के नाम पर अम्बेडकरवादियों में भी टुकड़े करना चाहते हैं, विपक्ष में भी बंटवारा करना चाहते हैं। और उनका असली गोल तो यही है कि कैसे भी हो, चाहे अम्बेडकर के नाम पे हो, चाहे किसी दूसरे सावरकर के नाम पे हो, उन्हें तो सत्ता के नजदीक पहुंचना है। और ये वो अब करके मानेंगे। बिहार में भी, बिहार में वो किस मूसक को सिंह बना दें और किस सिंह को मूसक बना दें, ये कल्पना कर पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति मटकी में गुड़ फोड़ने वाली है, जिसकी आवाज बाहर नहीं आती है। आप अमित शाह को कब किनारे कर दिया जाए ये हम लोगों को लगता है, लेकिन अभी तक अमित शाह जो बोल रहे हैं वो निश्चित तौर पर संघ के संरक्षण में ही बोल रहे हैं। अगर भागवत साहब कुछ बोलते हैं तो वही अमित शाह बोलते हैं, वही मोदी जी बोलते हैं। ये एक गफलत है कि इन दोनों संगठनों के बीच में कोई दरार है, कोई मतभेद है, या मोदी बहुत बड़े हुए हैं संघ से। कुल मिला के हासिल यही है कि बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को एक और परीक्षा से, अग्नि परीक्षा से गुजरना है, जो वो महाराष्ट्र में गुजर चुकी है, पास भी हो चुकी है। और निश्चित तौर पर बिहार की परीक्षा के लिए भी उसने अच्छी तैयारी करके रखी है। जी जी। आपसे आनंद जी जानना चाह रही थी कि अभी एंटी इनकम्बेंसी भी तो नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी है। अभी बीपीएससी के जो छात्र हैं, आप देखिए सड़कों पर उनके साथ किस तरह से लाठियां उनके ऊपर बरसाई जा रही हैं, उनके ऊपर किस तरह का अत्याचार हो रहा है, जिसको लेकर आरजेडी से लेकर राहुल गांधी सबने ट्वीट किया है। और उन्होंने कहा है कि जो संसद में मैंने बयान दिया था एकलव्य का अंगूठा काटने वाला, वही छात्रों के साथ हो रहा है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंटी इनकम्बेंसी भी है, चाहे वो केंद्र की हो, वो भी नीतीश के पाले में जाएगी और राज्य की तो है ही। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार एक तरह से पहले से ही एंटी इनकम्बेंसी और उसके बाद इस तरह के अमित शाह के बयान और साथ में चुनाव लड़ना, ये सब उनको भारी पड़ सकता है आने वाले चुनाव के लिए? क्योंकि आरजेडी भले ही उसकी सीटें अच्छी ना आई हो, लेकिन उसने परफॉर्म तो अच्छा किया। तेजस्वी एक बड़े नेता के तौर पर तो उभरे ही है, और अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ता है तो एक चुनौती तो उसके सामने होगी ही। आनंद जी, लगता है आनंद जी से संपर्क जो है वो टूट गया है। राकेश जी, आपसे ये सवाल मैं पूछना चाह रही थी कि क्या ये सारी चीजें आपको नहीं लगता कि ये भी नीतीश कुमार के खिलाफ जाती हैं और नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव के लिए बहुत फूक फूक के कदम रखना होगा? क्योंकि विचारों की पूरी लड़ाई सिर्फ बिहार तक ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरह से हो रही है, जो छात्रों के साथ हो रहा है, वो सब भी हम देख ही रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, नीतीश जी के लिए एक बहुत कठिन समय है राजनीति का। उनके उत्तरार्ध का जो जीवन का राजनीति का है, ऐसी स्थितियां बनी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अगर आप इतिहास को देखें तो वो एंटी इनकम्बेंसी को भी अपने पक्ष में करने में सिद्धस्त साबित हुई है। उत्तर प्रदेश में ये हुआ, हाल की 7 विधानसभा उपचुनाव में आपने देखा। महाराष्ट्र में तो लग ही रहा था मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह के यहाँ कांग्रेस वापस आ रही है, लेकिन उसने उस एंटी इनकम्बेंसी को, वहां तो मराठा आंदोलन कितना तीव्रता से था। बिहार में अभी तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं है, लाठीचार्ज है, विरोध है, सत्ता से लोगों का गुस्सा है। लेकिन जो भी स्थितियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी माहिर है उससे निपटने में। वो समाज के टुकड़े टुकड़े करके अपने लिए रास्ता बनाने की जो उसकी नीति है उस पर आगे चल रही है। और आप देखेंगे कि वो एन वक्त पर सारा जो गोल है अपने हिस्से में लेके आने में सफल हो जाएगी। नीतीश बाबू अब वो नीतीश बाबू नहीं है जो आज से 15 साल पहले होते थे, 20 साल पहले होते थे। अब उनकी शक्ति भी क्षीण हो गई है
और मुझे लगता है कि अगर अवसर आएगा तो वो बजाय भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने के आरजेडी के साथ ज्यादा सहज महसूस करेंगे, क्योंकि आरजेडी के जो संस्थापक हैं लालू प्रसाद जी और नीतीश बाबू एक ही आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। जेपी के आंदोलन से दोनों में मतैक भी है, दोनों धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर करीब करीब एक जैसा सोचते रहे हैं। नीतीश जी ने कुछ मजबूरियां रही होंगी उनकी जो भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ज्यादा दबाव देने की कोशिश की तो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी एनडीए के साथ छोड़ करके आरजेडी के साथ खड़े होने में संकोच नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अभी भी उनकी जो चादर है उस पर धर्मनिरपेक्षता का थोड़ा बहुत रंग बाकी है। क्योंकि वो जब भी आप देखें गुस्सा दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से तो बैठकों से दूर हो जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, तो ये उनका तरीका है। तो आने वाले दिन में यही लग रहा है कि नीतीश बाबू को अल्टीमेटली आरजेडी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस चुनाव में भी खड़े हुए तो उनकी पार्टी का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। उनकी पार्टी भी टूट के कगार पर खड़ी है। अभी एक हिस्सा तो छोटा सा टूट चुका है, बाकी का त्यागी जी जैसे लोग बचे हुए हैं वो भी किस दिन नीतीश बाबू का साथ छोड़ जाएं ये कहना बड़ा मुश्किल है। जी जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात है आपने यहाँ पर कही है और जाहिर सी बात है ये सवाल अब उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह जो कि चाणक्य माने जाते हैं वो खुद पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। कल की बैठक बुलाई गई ये दिखाने के लिए कि देखिए हम सब साथ हैं। ये भी कहा गया कि आप बाहर जाकर ये मैसेज दें कि जो भी कहा गया है, अमित शाह ने जो कहा है वो दरअसल कांग्रेस का षड्यंत्र है, तोड़ मरोड़ कर बयान को पेश किया गया है जो कि लाइव संसद में चल रहा था उस बयान को, और ये उनके घटक दलों की तरफ से कहा गया। लेकिन लग ऐसा रहा है कि शायद उस तरह से उतना कन्विंस नहीं कर पाए, क्योंकि लगभग 1 घंटे से भी कम में ये बैठक खत्म हो गई और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो सब हमने देखी, लेकिन वो तस्वीर नहीं आ पाई जिसके लिए शायद बीजेपी ने, जेपी नड्डा ने या आनंद फानन में बैठक बुलाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन के मौके पर ये कहा गया, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि किस लिए बुलाई गई थी। अमित शाह क्योंकि वहां पर बैठे हुए थे, नरेंद्र मोदी वहां पर थी नहीं, और ये भी कोशिश थी कि एक तरफ नीतीश कुमार होते, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू होते, बीच में जेपी नड्डा होते और अमित शाह होते, और ये मैसेज दिया जाता तमाम विपक्षी दलों को और देश को कि देखिए ऑल इज वेल, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस ऐसे ही खाम ख्याली जो है वो फैला रही है। लेकिन हकीकत कुछ और सामने निकल कर आई, वो सब हमने देखा। लेकिन सवाल वही है आनंद जी कि विचारों के आधार पर क्या आरजेडी से ज्यादा करीब नीतीश कुमार नहीं नजर आते हैं? अगर ये ऑफर उनको दे दिया जाए, थोड़ा बैकसीट अगर आरजेडी ले ले कि नहीं आपको ही हम पूरे वक्त के लिए बनाएंगे सीएम, या फिर उनको केंद्र में कह दिया जाए डेप्यूटी पीएम, एक वक्त तो वो था कि पीएम तक के लिए उनको ऑफर दिया गया था, तो तब भी आपको लगता है नीतीश कुमार अभी उस स्थिति में नहीं है कि कोई बड़ा फैसला ले ले? या फिर आपको लगता है कि बीजेपी उनको कैसे ट्रीट करती है, उनको कितनी सीटें देती है, और आगे अगर इस तरह का विजय कुमार सिन्हा जैसा या अमित शाह जैसा अगर कोई बयान नहीं आता है उसके बाद ही वो पत्ते खोलेंगे? या फिर आपको लगता है अंदर खाने कुछ ना कुछ तो चल रहा है? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में जैसा अभी राकेश जी बता रहे थे कि वो बहुत ज्यादा एक तो झुकते नहीं है, लेकिन वो पलटी नहीं मारेंगे या अचानक कोई फैसला नहीं करेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो वो ऐसा नहीं कि फैसला लेने में बहुत ज्यादा देर लगाते हैं। उनको अगर कोई फैसला लेना होता है तो वो 24 से 48 घंटे में अपना काम करके निकल जाते हैं, और उसमें उनको कोई वो भी नहीं होती शर्मिंदगी भी कि हमने पहले क्या कहा था और हम अभी क्या कर रहे हैं। वो सब उन सब चीजों की चिंता नहीं करते हैं। क्या होगा भविष्य में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन देखिए, एक तो इंडिया अलायंस को जिस तरह से नीतीश कुमार ने कोशिश की थी खड़ा करने की, और उनको लग रहा था कि उनको कन्वीनर बनाया जाएगा, लेकिन इस पूरा जो उनका इंडिया अलायंस का जो थॉट था वो एक तरह से बाद में कांग्रेस के हाथों में चला गया। कहीं ना कहीं इसकी पीड़ा नीतीश कुमार को जरूर है कि वो जिस तरह से इंडिया अलायंस को लीड करना चाहते थे वो उनको मौका नहीं दिया गया और उनको बैकसीट कर दिया गया, जिसकी वजह से एक कारण ये भी रहा उनके एनडीए में आने का। तो एक भरोसे की बात है कि उनको कितना भरोसा दिलाया जा सकता है, आपके आरजेडी का जहां तक सवाल है। दूसरा, उनको अपना भविष्य का भी देखना है, प्रोस्पेक्ट की अगर इसके बाद क्या, क्योंकि अभी 4 साल से ज्यादा समय है, केंद्र सरकार में मोदी की सरकार रहेगी, अल्पमत में ही रहेगी, लेकिन कोई अभी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि वो तख्ता पलट जाएगा और मोदी सत्ता से बाहर हो जाएंगे अगर कोई बहुत बड़ी क्रांति राजनीतिक तौर पर।
तो मुझे लगता है कि उनको अभी 1 साल तक तो बीजेपी अपने साथ रखना चाहेगी, चुनाव तक तो जरूर रखना चाहेगी। क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र में हमने देख लिया क्या हुआ और बाकी राज्यों में भी देख लिया हमने, लेकिन बिहार, चूंकि अभी तुरंत झारखंड का चुनाव खत्म हुआ है और जितनी बैटरी झोंकी थी महाराष्ट्र में बीजेपी ने, उससे कम झारखंड में नहीं झोंकी थी। लेकिन यहाँ स्थिति देखिए, झारखंड चूंकि बिहार से निकलकर बना है राज्य, तो राजनीति कमोबेश वही है, यहाँ के लोग भी वही है। थोड़ी बिहार में राजनीतिक जागरूकता जनता के लेवल पर ज्यादा है, इसलिए बिहार बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल स्टेट है, क्योंकि यहाँ जातियों के अंदर जातियों का जो वर्गीकरण है, सामाजिक जो ताना बाना है, वो बहुत मुख्तलिफ है देश के दूसरे राज्यों के हिसाब से। यहाँ पर हर जिले का अलग चुनावी समीकरण बदल जाता है, लोगों का मानस बदल जाता है। इसलिए बिहार में आज तक देखेंगे तो बीजेपी अकेले दम पर सत्ता में नहीं आई है और उसको एक मजबूत पार्टनर चाहिए नीतीश कुमार की तरह का। तो बीजेपी को भी ये समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार नहीं तो कौन, अकेले दम पर बीजेपी अभी सत्ता में आने की स्थिति में नहीं है, इस बात को बीजेपी जानती है और खास करके उसके पास ऐसा नेता भी नहीं है। अभी अटल जी कह रहे थे, उनकी बात बहुत हद तक सही है कि वो गोबर को गणेश बनाने में महारत हासिल उनको है, लेकिन बिहार की जनता उस माइंडसेट की नहीं है, उस मिजाज की नहीं है कि वो किसी एक नेता को आप खड़ा करें और रातों रात उसको पूरा, उसके पीछे पूरी बिहार की जनता लग जाए। अगर ऐसा होता तो झारखंड में आज 50 सीटें ले आए होते, लेकिन आप देखिए तो 2014 में 37 लाए, 2019 में 25 लाए, 2024 में 21 सीटें लाए। सीटें घटती जा रही हैं और बिहार के दलों की सीटें बढ़ रही हैं। एलजेपी रामविलास ने खाता यहाँ खोल लिया, आरजेडी यहाँ पर 4 सीटें ले आई। तो आप बिहार की राजनीति, झारखंड की राजनीति मिली हुई है। संभव के आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की उतनी ही जरूरत है। भले नीतीश कुमार को उतनी जरूरत ना हो, लेकिन भाजपा को भी जरूरत है, कम से कम 2024 के चुनाव तक तो है। उसके बाद वो टेक ओवर करेंगे या भस्म करने की जो राजनीति उनकी है, भस्मासुर बनाने बनकर और दूसरों को बर्बाद करने की, वो सब चलेगा। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि तुरंत अभी कुछ होने जा रहा है, कितना भी ऑफर, कोई भी ऑफर है। लेकिन आप देखिए, तेजस्वी यादव और लालू यादव के सुर बदल गए होते। अगर नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी सीरियस होता तो अभी जो सुर दिखाई दे रहे हैं वो और नरम होते, बिल्कुल ही नरम हो गए होते। लेकिन अभी भी आप देखिए तो तेजस्वी यादव की तरफ से बहुत ज्यादा नरमी नहीं दिखाई जा रही है। उनकी पार्टी के 3rd ग्रेड के नेता, जो 3रे दर्जे के नेता, वो ऑफर दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी कोई ऐसा कोई खुला संकेत नहीं दे रहे। लालू यादव की बोली में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया है। अगर ये परिवर्तन आने लगे आगामी कुछ दिनों में, तब आप समझिए कि एक पृष्ठभूमि बन रही है और ये नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की का प्रयास हो सकता है। फिलहाल अभी हमको थोड़ा सा लगता है, मुझे इंतजार करना चाहिए कि अभी चीजों में थोड़ी सी और डेवलपमेंट। आनंद जी, एक और जो थ्योरी जो चल रही है, वो क्या ये भी हो सकता है कि अजीत पवार जैसा कुछ हो सकता है कि अजीत पवार को लगातार ये कहा जाता रहा, बीजेपी ने एक तरह से दुश्मन की तरह दिखाया जैसे ही चुनाव के नतीजे आए कि सब कुछ इन्हीं का किया धरा है। उसके बाद अलग अलग तरह के बयान उनके लिए बहुत खराब तरीके के दिए गए कि उनके पास बैठने में किस तरह की शर्म आती है, सब कुछ कहा गया। अजीत पवार को हमने देखा टोपी लगाकर मुस्लिम एरियाज में बिल्कुल उस तरह से वो नजर आए। बीजेपी के एक तरह से जो कहा जा रहा था उसके खिलाफ स्टैंड उन्होंने लिया और अजीत पवार ने अपना वोट बैंक साधा, उनको मुसलमानों का वोट मिला, थोड़ा जो उस तरह का वोट जो बीजेपी को नहीं जाता वो उनको मिला और बीजेपी का जो वोट बैंक था वो उनके पास इंटैक्ट रहा। तो क्या ये भी कोई तरकीब हो सकती है कि ऐसे कुछ करने की कोशिश हो ताकि हिंदुत्व वोट बैंक बीजेपी के पास कंसोलिडेट रहे और ये दिखाया जाए कि नीतीश और बीजेपी में ठीक नहीं है और नीतीश के पास उनका वोट बैंक? नहीं, कोशिशें हो सकती है, लेकिन उस तरह का जैसे अजीत पवार की तरह का कोई छत्रप तो हो। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, वहां अलग अलग, जैसे रॉयल सीमा है, कोंकण का इलाका है, मराठवाड़ा है। बिहार में वो नहीं है। बिहार में जातियां हैं, जातियों के नेता हैं। अब आप लालू यादव अगर पिछड़ों के नेता हैं या यादवों के नेता हैं या मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ा भाग उनके साथ है, तो वो चाहे वो सीमांचल में हो, चाहे वो मध्य बिहार में हो, चाहे उत्तर बिहार में हो, वो सारा उनके साथ है।
तो उस तरह का कोई क्षत्रप नहीं है। एक रामविलास पासवान वाले चिराग पासवान है, लेकिन उनके घर में भी दरार है। पशुपति पारस कल परसों उन्होंने समर्थन वापस लेने का एक तरह का संकेत दिया कि हम एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। तो उस तरह का कोई क्षत्रप खड़ा हो जिसके पास 12-15 विधायक लाने की क्षमता हो या 20 विधायक लाने की क्षमता हो, तब तो एक बात बनेगी। जब तक ये खड़ा नहीं होगा या कोई ऐसा समीकरण नहीं बनेगा जो नीतीश कुमार को थोड़ा कमजोर करे और उनके खिलाफ भाजपा के पक्ष में कुछ वोट लाए, तब तक ये संभव नहीं होगा। तो बीजेपी के साथ ये मजबूरी है, और अगर बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़ देती है तो उसके पास कोई बड़ा विकल्प नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसके पास एक तो जो बिहार की राजनीति है उसमें जो सवर्ण है वो अब मान लिए गए हैं कि भाजपा को वोट करते हैं, इसलिए उनकी तरफ कोई देखता नहीं है। करीब 15% की आबादी है जहां तक मुझे पता है। लेकिन जो डिसाइड करने वाले जो वोट बैंक है वो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है और मुस्लिम समुदाय है। ये बीजेपी के पक्ष में नहीं है फिलहाल। ये नीतीश कुमार की तरफ कुछ हद तक है, बाकी लालू प्रसाद यादव और उनके खेमे की तरफ है। तो भाजपा को अगर सत्ता में आना है तो उस तरह का एक अलायंस चाहिए, उसको एलाई चाहिए। प्रशांत किशोर अभी कर रहे हैं और उनका जो स्वाभाविक झुकाव है वो भाजपा की तरफ अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका टेस्ट होना बाकी है। एक चुनाव लड़ेंगे, उनका टेस्ट होगा तो पता चलेगा। लेकिन भाजपा के साथ समस्या अभी यही है कि उसके पास कोई ऐसा सहयोगी नहीं है जिसके दम पर वो नीतीश कुमार को नाराज करने का जोखिम ले सके। जी बिल्कुल, लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जो बयान अमित शाह ने दिए, 2 बयान बैक टू बैक, वो बीजेपी के लिए किस तरह की मुश्किलें पैदा कर रहा है कि जो सो कॉल्ड चाणक्य कहे जाते हैं, सेल्फ क्लेम्ड चाणक्य जो कहे जाते हैं, वही अब पार्टी के लिए मुश्किल बन रहे हो। पार्टी को बिहार में हो, देश में हो, तमाम जगहों पर सफाइयां देनी पड़ रही हैं, उनको बचाना पड़ रहा है, उनके बचाव में उतरना पड़ रहा है, तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो नाकाम साबित हो रही हैं। और ये सिलसिला हम देख रहे हैं 2024 लोकसभा से जो शुरू हुआ है, लोकतंत्र संविधान को बचाने का, विचारों की ये लड़ाई, कौन सा विचार इस देश में जिंदा रहेगा और किस तरह से पनपेगा, ये सब कुछ बीजेपी के लिए बहुत एक तरह से महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका, आनंद जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।